नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए यशपाल जी द्वारा रचित कहानी प्रतिष्ठा का बोझ। समझ लीजिए उसका नाम था केवल चंद। केवल चंद को अपने ही शहर अंबाला में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के दफ्तर में नौकरी मिल गई। उसे 1946 में भत्ता मिलाकर 85 रुपए की नौकरी मिल जाने में संतोष हुआ था। अंबाला में उसका अपना छोटा सा मकान था। किंतु 1946 में जब सब चीजों के दाम चौगने हो गए तो 105 रुपए माहवार मिलने पर भी हाथ खाली रह जाते। कुछ बनता ही नहीं था। सफेद पोशी निभाना भी संभव नहीं हो रहा था। अंबाला के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कुछ लोगों ने आंदोलन चलाया। उनका महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए, उन्हें क्वार्टर भी मिलने चाहिए और उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। केवल चंद भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि आगे बढ़कर बात करने वाले लोग बर्खास्त हो गए। केवल चंद के घर की अवस्था खराब थी। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बूढ़ी माँ को दमा था। कुछ ही महीने पहले उसका विवाह हुआ था और पत्नी आते ही बीमार रहने लगी थी। रहने का मकान अपना जरूर था, परंतु महाजन के यहाँ रेहन था। उसने आंदोलन में भाग लेने के लिए मुआफी मांग ली। वह नौकरी से बर्खास्त तो नहीं हुआ, परंतु उसकी बदली लखनऊ में हो गई। केवल चंद लखनऊ में रहने लायक जगह ढूंढते ढूंढते शहर भर की सड़कों, बाजारों, गलियों, मोहल्लों और आहातों से परिचित हो गया। शहर की भिन्न भिन्न स्तर की बस्तियों का जीवन उसने देखा। सिविल लाइन की कोठियां, बंगलों के भाग में जगह ढूंढना व्यर्थ था। वह बड़े लोगों की जगह थी। वह शहर की घिचपिच बेरौनक जगहों में, जहां लोग मकान पर मकान बनाकर आकाश में टंगे पिंजरों में रहते थे, वहां की वह जगह ढूंढ रहा था। केवल ऐसी जगह में भी रहने के लिए वह तैयार न था जहां शहर भर का मल धोने वाले धोबी, मेहतर या बीकानेरी मोची सड़क के किनारे धुआं भरी कोठरी में जीवन के सब कर्म पूरे करते रहते हैं। जहां मकान की दहलीज के बाहर नाली में मल मूत्र से मुक्ति पाकर दहलीज के भीतर चूल्हे पर पेट के लिए अन्न रंधता रहता है और वहीं चूल्हे में उपलों से उठते धुएं में कच्चे चमड़े और रेह की दुर्गंध में मनुष्य के जीवन की सृष्टि और अवसान की सब क्रियाएं पूरी होती रहती हैं। ऐसे लोग शहर का गंदा आंचल छोड़कर इसलिए नहीं जा सकते कि शहर के मालिक संपन्न लोगों को अपनी सेवा कराने के लिए इनकी आवश्यकता रहती है। केवल को इन लोगों के ऐसा अमानुषिक जीवन स्वीकार करने पर क्रोध आया। ये लोग ऐसा जीवन क्यों स्वीकार करते हैं? क्यों जालिमों की सेवा करते हैं? उत्तर था, तुम क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की नौकरी करते हो? ये लोग क्या करें, खाए क्या? इनके लिए यही विधान है। केवल चंद के लिए भी विधान था कि उसे दफ्तर में बैठकर ड्राफ्टमैनी करनी होगी और लखनऊ शहर में ही रहना होगा। मकान न मिलने की समस्या ने उसके मन में मकानों का मनमाना किराया वसूल करने वालों के प्रति, जब दूसरों को सिर छिपाने की जगह भी नहीं मिल रही हो, तब हर काम के लिए एक एक पूरा कमरा रखने वालों के प्रति और अपने मकानों के सामने बड़े बड़े बाग लगाकर जगह घेरने वालों के प्रति एक कटुता भर ली। जहां भी रहने लायक जगह मिलती, किराया मांगा जाता 50-60 रुपए। यह थी किराए की लाठी, जिसके बल पर उसे खाली जगह में भी घुसने नहीं दिया जा रहा था। पंडित शिवराम के पुत्र की बदली मुगल सराय में हो गई थी। वहां क्वार्टर मिल जाने के कारण पंडित जी का पुत्र पत्नी को भी ले गया था। पुत्र और पुत्रवधू की सोने की जगह ऊपर टीन से छाई बरसाती खाली हो गई थी। पंडित जी ने 2 मास का किराया पेशगी लेकर वह बरसाती केवल चंद को 3 रुपए मासिक पर दे दी। केवल चंद उस बरसाती में अपना बिस्तर और बक्सा रखकर एक खाट खरीदकर लौटा ही था कि गली में ऐरे गरे गुंडों को बसा लेने के विरोध का कोलाहल सुनाई दिया। पंडित जी की बरसाती से प्राय 8-10 हाथ छोड़कर 3 मंजिले मकान की पक्की दीवारों की ईंट खड़ी थी। शायद पंडित जी के विरोध के कारण ही इस दीवार में खिड़कियां नहीं बनाई जा सकी थी। इस ऊंचे मकान की दीवार में खिड़कियां बनने के साथ के मकानों का पर्दा बिगड़ता था। ऐसे ही कारणों से पड़ोस वैर का कारण बन जाता है। इस 3 मंजिले मकान की तीसरी मंजिल के छज्जे से एक स्थूल शरीर प्रौढ़ महिला मुंह और आंखें फैलाकर और हाथ बड़ा बढ़ाकर ऊंचे स्वर में पुकार रही थी, आग लगे ऐसी कमाई में, आग लगे ऐसे लालच में।
इन लोगों की ईंट से ईंट बच जाए, मोहल्ले में सांड लाकर बसा रहे हैं। मोहल्ले की बहू बेटियों के पर्दे और इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोलाहल का मतलब शोर होता है, स्थूल मतलब मोटा और प्रौढ़ मतलब ज्यादा उम्र की। तंग गली के दूसरी ओर के मकान की खिड़की से भी एक सांवली दुबली सी प्रौढ़ा बोल उठी, ना जाने मुझे गली में लौटे भर जा रहे हैं। अपनी बहू तो कमाई के लिए परदेश भेज दिया, दूसरों की आफत कर रहे हैं। सीधा खाने वाले की जात को इज्जत का क्या ख्याल, पैसे पर जान देते हैं। आग लगे ऐसे लोग में। इस विरोध के बाद महिला ने गली में बरसाती के सामने खुलने वाली अपनी खिड़कियां भीषण आहट से बंद कर दी। बाईं ओर के मकान से भी विरोध हो रहा था। भगवान के इजलास में होती तो इस फरियाद का एक तरफा डिग्री हो जाने की आशंका से पंडितानी भी अपने दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वस्त्रहीन सीने पर एक हाथ से धोती का आंचल खींचे, दूसरी बांह फैलाकर पंडितानी दुहाई देने लगी, अरे अपने मकानों में 4-4 किराएदार भर रखे हैं, दूसरों को दो पैसा देकर देकर इनके कलेजे में आग लगती है। उनसे भगवान समझे, इन्हीं कर्मों से ही जवानी में राण हुई। दूसरों का पैसा खाकर जो भाग गया है वह कभी जिंदा ना लौटे। पंडितानी ने तिमंजिले मकान की मालकिन खतरानी के अपकर्मों का भी प्रचार करना आरंभ कर दिया। सामने गली पार के छज्जे में एक बहू कुछ उधेड़ बुन कर रही थी। उसने उठकर पर्दे के लिए जंगले पर एक चादर डाल दी। बाईं और मक्के मकान से एक बाबू हाथ में छतरी लिए दफ्तर जाने की पोशाक में निकले। पान का बीड़ा भरे मुंह से उन्होंने कलह करती स्त्रियों को आश्वासन दिया, अरे पंडित जी को तो लौटने दो, सब पूछताछ हो जाएगी। गृहस्थों के मोहल्ले में ऐरे गहरे लोगों का बसना कैसे हो सकता है? अकेले रहने वालों के लिए बाजार में बैठकें हैं, होटल हैं। केवल चंद को स्वयं दफ्तर जाने की जल्दी थी। इस विरोध से उसके हाथ पांव उलझ रहे थे। वह कुछ ना बोला, कोठरी में ताला लगाकर सिर झुकाए गली से जा रहा था। खतरानी ने उसे लक्ष्य कर विरोध का स्वर ऊंचा कर दिया। संध्या समय केवल चंद संकट को जितनी देर हो सके टालने के विचार से विलंब से मकान पर लौटा। अपनी सज्जनता के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए वह गली में आते समय आंखें नीची किए था। इस घर में उस घर में आती जाती जर्जर और मैली धोतियों में दृष्टि की पहुंच अपर्याप्त रूप से रक्षित नारियों को पर्दा कर लेने के लिए संकेत करते जाने के लिए वह खांसता भी जा रहा था। खतरानी अब भी प्रतीक्षा में छज्जे पर खड़ी थी। केवल को देखते ही उसने सुबह से स्थगित संग्राम की ललकार से गली को गुंजा दिया। इस ललकार से पंडितानी भी बाहर निकल आई और खतरानी के कुकर्मों का विज्ञापन कर उसका इतिहास बखारने लगी। केवल चंद उर्दू और किताबी हिंदी जानता था। लखनऊ की स्थानीय बोली समझने में उसे उलझन हो रही थी, परंतु इस पहली ही संध्या उसे अपने पड़ोसियों का पर्याप्त परिचय मिलता जा रहा था। अंधेरा हो जाने पर और सब मकानों में रोशनी जल जाने पर केवल ने भी एक मोमबत्ती जला दी। नारी युद्ध का कोलाहल कुछ समय पूर्व दब चुका था। नीचे गली से पुकार सुनाई दी, ए नए बाबू, जरा नीचे तशरीफ लाने, तकलीफ गवारा कीजिए। गली में पुरुषों का एक प्रतिनिधि मंडल उपस्थित था। कोई प्रश्न किए बिना उन लोगों ने गृहस्थों के मोहल्ले में अकेले पुरुष के आकर रहने के अनुचित पर अपना मत प्रकट किया। केवल चंद पंडित को अपना परिवार ले आने की बात कह चुका था। वही आश्वासन उसने इन लोगों के सामने भी दोहराया कि 3-4 दिन की छुट्टी मिलते ही वह परिवार को ले आएगा। इस पर उसके जात पात वंश और घर की पूछताछ हुई और प्रतिनिधि मंडल उसे सबकी इज्जत का ख्याल करके शीघ्र ही स्त्री पुत्र को ले आने की नसीहत देकर चला गया। केवल ने खाट पर लेटकर विश्राम की सांस ली। परिवार को ले आने का आश्वासन तो उसने दे दिया, परंतु 2 खाटों के क्षेत्रफल के बराबर जगह में पूरे परिवार को कैसे बिठाए और छोड़ आए तो किसे? चूल्हा कहाँ बनाएगा? जीने पर से पानी ढोते उसकी जान तबाह हो जाएगी। पुरुषों के संतुष्ट हो जाने पर भी नारी समाज में विरोध का आंदोलन बिल्कुल नहीं दब गया था, विशेषकर तिमंजिले मकान के ऊपर वाले छज्जे से। परिणाम प्राय स्त्रियों में कलह होता और केवल का गली के इतिहास के रहस्यों का ज्ञान बढ़ता जाता। उसे मालूम हो गया पंडित के मकान से लगता तिमंजिला मकान विधवा खतरानी का है। उसमें 2 किराएदार हैं। खतरानी की 2 ही संतानें हैं।
इसके बाद वो 20-21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। उसकी लड़की मर चुकी है और लड़का कम उम्र में ही सट्टा खेलने लगा था। ब्याह होते ही कहीं बहुत बड़ा घाटा गल्ले के सट्टे में खा बैठा और लेनदारों के भय से भाग गया। खतरानी के 2 और भी मकान थे। लेनदारों को उसने अंगूठा दिखा दिया और चुपके चुपके गहना रखकर रुपया सूद पर देती थी। उसकी बहू बड़ी सुंदर थी। वह सास से 2 कदम आगे है। सास उसे किसी के यहाँ आने जाने नहीं देती, खुद शहर में गश्त करती रहती है और बहू को घर में छोड़ ताला लगा जाती है। विरोध का पहला उबाल बैठ गया था। केवल चंद के आ जाने से पड़ोस के मकानों में सुरक्षित नारी सौंदर्य के प्रति आशंका का जो कोहराम उठ खड़ा हुआ था, उसने केवल के मन में उत्सुकता जगा दी थी। अब गली के लोग केवल को सहने लग गए थे। पड़ोसी उसे अपने कार्ड पर राशन और चीनी ला देने के लिए कहने लगे। दूसरी सहायता भी लेने लगे। अब वह कुछ ताक झाक भी करने लगा। सामने के मकान की खिड़कियां अब उतनी सख्ती से बंद ना रहती थी। खतरानी के मकान में स्त्रियां छज्जे के जंगल पर खतरानी के मकान में स्त्रियां छज्जे के जंगले पर भीगी धोतियां सुखाने के लिए फैलाने आती तो केवल की खिड़की की ओर भी नजर डाल जाती। बीच की मंजिल की बंगालिन आंचल अस्त व्यस्त होने पर भी बिना झिझके छज्जे पर बैठी तरकारी छीलती रहती। यूं दिखाई दे जाने वाली स्त्रियां प्रायः पीली, सांवली और मिर्झाई हुई थीं। अलबत्ता सामने के मकान में बहू की आंखें बड़ी ही नशीली थीं और उसका चेहरा भी खासा नमकीन था। केवल को इधर उधर देखने में विशेष रुचि न थी। कहीं दृष्टि जाने पर वह वितृष्णा से मुस्कुरा देता। क्या इसी के लिए इतना शोर था? सोचने लगा। गली के लोग केवल चंद को सहने लगे थे, परंतु उधर खतरानी का विरोध अभी तक शांत नहीं हो गया था। वह पड़ोस की और अपने किराएदारों की बहुओं को पंजाबी की आशंका में उपस्थिति से सतर्क करती रहती थी। उसकी अपनी बहू यदि क्षण भर को भी छज्जे पर ठिठक जाती तो खतरानी हाथ से छूटी गई कांसे की थाली की तरह इतने जोर से झल्ला उठती कि केवल चंद की दृष्टि छज्जे की ओर उठे बिना न रह सकती थी। दृष्टि उधर उठती थी और टिक भी जाती थी। बहू की दृष्टि से ओझल हो जाने पर केवल के हृदय में एक गहरी सांस उठ जाती, जैसे मांस में से कांटा खींच लिया जाने पर एक पीड़ा सी होती है। केवल चंद कवि हृदय ना था। खतरानी की बहू लक्ष्मी को देखकर उसे मेघों के बीच से झांकते चांद, उसमें से धुले चंपा के फूल, तालाब में लहलहाते कमल की उपमा याद ना आई। उसे जान पड़ा कि जौहरी की दुकान में डिबिया खुल जाने पर रुई में लिपटे किसी मोती पर उसकी दृष्टि पड़ गई हो। लक्ष्मी का रंग उसे ऐसा जान पड़ा जैसे केले का पेड़ फाड़कर भीतर से सफेद चिकना डंडा निकल आया हो। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें चेहरे पर खूब चमकती थीं और माथे पर लाल बिंदी ऐसी जान पड़ती थी कि किसी ने हाथी दांत में लाल नख जड़ दिया हो। वह छज्जे पर जाती तो उड़ती उड़ती एक नजर केवल चंद की बरसाती की खिड़की के भीतर भी डाल देती। केवल को बैठा देखती तो भय से भाग नहीं जाती। केवल चंद के उस गली में आने पर जो विरोध हुआ था, उसकी याद में कोई अनुचित साहस करते भय स्वाभाविक ही था। फिर खतरानी के घर पर यह भागिन की मांद में जाकर उसके बच्चे पर हाथ डालना था, परंतु उसकी आंख खतरानी के छज्जे की ओर बरबस उठ जाती और बहू को पाकर वही टिकी रहती। 2 सप्ताह ही बीते थे कि लक्ष्मी से उसकी आंख लड़ गई। लक्ष्मी ने देखा और खड़ी रही। 3-4 दिन बाद फिर आंख मिलने पर लक्ष्मी ने मुस्कुरा दिया। उस समय केवल यह भेद नहीं कर पाया कि फूल झड़ रहे हैं या मोती बरस गए। वह बेबस होकर अपनी खाट से उछल पड़ा। परिणाम की चिंता न कर लक्ष्मी की ओर देखने लगा। समीप पहुंच सकने के लिए वह अब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो गया। लक्ष्मी प्रायः बुनाई कढ़ाई का काम लेकर छज्जे में केवल की बरसाती की ओर आ बैठती। गज भर ऊंचे लोहे के ढके हुए छज्जे की आड़ में होने के कारण सामने और इधर उधर के मकानों की खिड़कियों से वह दिखाई न पड़ती थी। छज्जे के छेदों पर आंख लगाए वह केवल की ओर देखती रहती। छेदों के समीप होने के कारण वह तो केवल की प्रत्येक गतिविधि को स्पष्ट देख पाती, परंतु केवल इतना ही जान पाता कि लक्ष्मी जंगले के साथ उसके सामने बैठी है। लक्ष्मी कभी ऊपर की खुली छत पर जाकर दीवार पर से कुछ फेंकने के बहाने झांककर मुस्कान की एक झलक केवल को दिखा जाती और केवल तड़प कर रह जाता। केवल का मन चाहता कि अपनी बरसाती में ही बैठा रहे, दफ्तर ना जाए, और लक्ष्मी को सामने मुस्कुराते देखकर उसका मन ऐसे छटपटा उठता कि सिर फूटने की चिंता ना कर सामने के छज्जे पर चढ़ जाए। उसकी आंखों ने दीवार की ईंटें गिनकर हिसाब लगा लिया था कि उसकी छत पर से ऊपर उठने वाली खतरानी के मकान की दूसरी मंजिल 12 फुट ऊंची है और तीसरी मंजिल 10 फुट।
छज्जे की ऊंचाई 2 फुट होगी। 6 फुट तो वह खाट रखकर चढ़ जाएगा, शेष आगे 6 फुट क्या क्या करे। दफ्तर में ड्राफ्ट मैनी करते समय खतरानी के छज्जों की बनावट ही आंखों के सामने नाचती दिखाई देती पड़ने लग गई उसे। नवंबर का महीना जा रहा था। ऊपर टीन की छत होने के कारण केवल की बरसाती रात में खूब ठिठ जाती। पड़ोस की गलियों में बिहा हो रहे थे। ठंड से नींद न आने पर वह स्त्रियों के गाने सुनता रहता और कुछ समझकर मुस्कुरा जाता। वह लखनऊ आया था तो गर्मी का मौसम था। बोझ से बचने के लिए वह लिहाफ साथ न लाया था। दिन में तो उसे जाड़ा मालूम न होता, परंतु रात में जाड़े से नींद टूट जाती। उस समय सोचता छज्जे पर से चढ़कर लक्ष्मी के पास पहुंच जाए। इतवार की छुट्टी के दिन दोपहर में टीनों से छनती गर्मी में लेटा वह लगातार लक्ष्मी के छज्जे की ओर देखता रहा। लक्ष्मी भी लाल ऊन और सिलाइयों लिए छज्जे पर आ बैठी थी। थोड़ी थोड़ी देर में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भी देती। केवल सोच रहा था कि मोटी परोक्ष में खतरानी को गली में लोग इसी नाम से पुकारते थे। इस समय चादर ओढ़कर शहर घूमने गई होगी या किसी के यहाँ शादी ब्याह में गई होगी। तभी लक्ष्मी निर्धड़क इतनी देर से बैठी है। जीने में सांकल लगाकर गई होगी। वह छज्जे पे जा सकता है। दोपहर थी, पड़ोस के लोग देख लेते। लक्ष्मी से पहले बात हो जाए तब, किंतु बात कैसे हो यह ना सोच पाया। केवल ने लक्ष्मी को दूर से ही कुछ बार देखा भर था। बात कर सकने का प्रश्न ही नहीं था, परंतु लक्ष्मी के प्यार में उसका शरीर और मस्तिष्क लथा जा रहा था। वह उस प्यार के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार था। यह प्यार कैसा था? स्त्री पुरुष का प्यार जिसका कारण केवल प्रकृति होती है। मंगलवार दफ्तर से लौटते समय वह कहीं कुछ देर के लिए रुक गया। होटल से खाना खाकर सूर्यास्त के समय गली में लौट रहा था कि उसने खतरानी और उसके पीछे बहू को चुन्नी ओढ़े हाथों में प्रसाद के दोने लिए घर से निकलते देखा। लक्ष्मी से उसकी आंखें चार हुई। उसने मुस्कुराए बिना दृष्टि नीची कर ली। दुबली पतली हाथी दांत की मूरत लक्ष्मी केवल को दूर से जैसी दिखाई देती थी, समीप आने पर उससे 10 गुना ज्यादा सुंदर लगी। जैसे लक्ष्मी के शरीर की सुगंध सांस में जा उसके हृदय में भर गई। उसका खून उबल उठा। केवल चुपचाप अपनी बरसाती में चढ़ गया। सोचा सास बहू अमीनाबाद में हनुमान जी के मंदिर जा रही हैं। वह लौट पड़ा और तेज कदमों से अमीनाबाद की ओर चला। बाजार में कुछ ही दूर जाकर उसकी आंखों ने दोनों को ढूंढ लिया। उन्हें निगाह में रखे वह बाजार की दूसरी ओर चलने लगा। मंदिर के बाहर प्रसाद और फूलों की दुकानों पर बेहद भीड़ थी। सास ने बहू को ठेले धक्के से बचाने के लिए एक और खड़ा कर दिया और फूल लेने के लिए भीड़ में धंस गई। बहू माथे पर 4 अंगुल भर आंचल खींचे मेहंदी से रंगी चंपई हथेली पर प्रसाद का दोनों टिकाए एक और खड़ी रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भीड़ पर तैर रही थीं। केवल सांस को ताड़ने के लिए आंखें भीड़ की ओर रखे लक्ष्मी के समीप बढ़ाया। बहू ने हल्के से होठ दबा लिए। केवल धीमे से बोला, प्यार करती हो? लक्ष्मी ने आंखें झपककर अनुमति दे दी। मिलोगी नहीं? बहू ने फिर आंख झपकी। कब? आज रात अम्मा गीतों में जाएंगी। हैं? किराएदार हैं, छज्जे से आ जाएं। बहू ने कह दिया। किराएदार जल्दी सो जाते हैं। केवल सास के आने से पहले ही टल गया। लौट कर केवल चंद दुविधा में था। खतरानी का जीना उसने देखा न था और छज्जे में चढ़ने में गिरने का काफी भय था। लौटते समय उसने आंखों ही आंखों में खतरानी के जीने का सर्वे किया और खाट पर बैठकर छज्जे की बनावट और दीवार के साथ लगे पानी के नल पर लगी कीलों की दूरी देखता रहा। उसकी दृष्टि बराबर उसी ओर लगी थी। लक्ष्मी छज्जे पर दिखाई दी और उसने सिर पर आंचल संभालने के बहाने हाथ दिखाकर अभी ठहरने का संकेत दिया। केवल स्वयं भी दूसरी मंजिल में बत्ती बुझ जाने की प्रतीक्षा में था। इन कमरों के भीतर से छज्जे पर प्रकाश आ रहा था। सामने के मकानों में खिड़कियां सर्दी के कारण मुंदी हुई थी। केवल चंद बाहरी अंधेरी रात के पाले में बेचैनी से घूम घूम कर प्रतीक्षा कर रहा था। घंटा घर से 9 का घंटा बजने पर दूसरी मंजिल की बत्ती बुझ गई। केवल ने 15 मिनट और प्रतीक्षा की। इस बीच लक्ष्मी कई बार छज्जे पर घूम गई थी। केवल 9:15 बजे खाट से उठकर बाहर आया। खाट खतरानी के मकान की दीवार से खड़ी कर वह चढ़ने को ही था कि ऊपर से कुछ उसके सिर पर टपका। केवल ने ऊपर झांका। अंधेरे में लक्ष्मी के गोरे हाथ ने अभी और ठहरने का संकेत दिया। केवल ने बिना आहट किए खाट उठा ली और भीतर जाकर छज्जे की ओर देखता प्रतीक्षा करने लगा। घंटा घर से 9:30 की टन सुनाई दी। उस समय लक्ष्मी ने संकेत किया, आ जाओ। केवल की खाट दूसरी मंजिल की ऊंचाई में आधे से कुछ नीचे पहुंची, परंतु वह
दीवार के सहारे खाट के ऊपर की पटिया पर पांव रखकर खड़ा हो गया। भाव उठाकर तीसरी मंजिल के जंगले के नीचे छेदों में उंगलियां फंसा ली और शरीर को तोड़कर शरीर को ऊपर उठाया। लोहे के एक खंबे की मुंडेर पर पांव टिका लिया। इतना सहारा पाकर उसका दूसरा हाथ जंगले के सिरे पर पहुंच गया। वह उचककर जंगले के भीतर जा पहुंचा। लक्ष्मी उसे भांसे में थाम तुरंत भीतर ले गई। केवल को पसीना आ गया था। उसका कलेजा धक-धक कर रहा था। सांस धोखने की तरह चल रही थी, परंतु उससे भी अधिक उग्र थी उसकी चाह। उसने लक्ष्मी को बाहों में इतने जोर से समेट लिया कि उसे अपने शरीर में ही समेट लेगा। वह उसके होठों को कहा जाना चाहता था, किंतु उसी समय सहसा जीने के किवाड़ों की सांकल खन खनाकर गिरने की आहट हुई और साथ ही किवाड़ खुल गए। दरवाजा खुलने से जीने की बत्ती का प्रकाश भीतर फैल गया। सास ने भीतर कदम रखा और आंखें मुंह फैलाए हक्की बक्की खड़ी रह गई। सास ने जोर से चिल्लाने के लिए सीने में सांस भरी कि केवल की बाहों में सिमटी लक्ष्मी प्रायः बेसुध हो गई। केवल ने उसे वैसे ही फर्श पर गिर जाने दिया और आत्मरक्षा के लिए वह सामने खड़ी पुकारने के लिए तैयार सास पर टूट पड़ा। पुकारने के लिए खुले सांस के मुंह से शब्द निकल पाने से पहले ही केवल ने सास के भरे पूरे शरीर को बाहों में लेकर समीप पड़े पलंग पर डालकर ऊपर से दबा दिया। केवल ने सास का गला नहीं दबाया, परंतु अवस्था ऐसी थी कि सास चिल्ला ना सकती थी। सास ने दबे स्वर में विरोध किया, हैं क्या करते हो? केवल के लिए विरोध को स्वीकार करना जीने मरने का प्रश्न था। बहू सुध संभालते ही कमरे से भाग गई। 10 मिनट बाद जब सास ने केवल की बाहों से मुक्ति पाई तो केवल की गाल पर ठुनका देकर मुस्कुराकर शिकायत की, अरे तुम तो बड़े वैसे हो। सास ने पूछा, जीने में तो ताला लगा था, आए किधर से? केवल ने बताया तो भय से सास के रोए खड़े हो गए। उसके मुख से निकला, हाय दैया। सास केवल को जीने की राह नीचे पहुंचा देने को तैयार थी, परंतु केवल अपनी बरसाती के जीने में भीतर से सांकल लगाकर आया था। सास ने उसे अपनी धोती दी कि छज्जे के खंभे से बांधकर आहिस्ता से उतर जाए। रानी बहू को छज्जे पर देखकर झुंझलाती तो बहुत धीमे से और प्रायः स्वयं छज्जे में आ बैठती। कभी वह आते आते केवल को गली से पुकार लेती, अरे भैया तुम्हारे दफ्तर में चीनी राशन का कार्ड मिलता होगा, भैया चीनी की बड़ी किल्लत है, तुम तो होटल में पा जाते होंगे, घर बार वालों की मुसीबत है। और कभी पुकार लेती, भैया दफ्तर से आ रहे हो, चाय तैयार है, एक गिलास पी लो, बड़ा जाड़ा पड़ रहा है। कभी केवल कोई चीज मांगने या पहुंचाने स्वयं भी चला जाता। वह ऐसा समय देखता कि सास ना हो, केवल गली के लिए उपयोगी था। वह अपने परिवार को अंबाला से नहीं ला सका, परंतु अब इस विषय में कोई चर्चा नहीं उठाता था। 1944 और 45 में कलकत्ते पर जापानियों के बम पड़ने के खतरे से बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर यूपी में आ गए थे। बंगालियों ने आकर लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा में जो जैसा भी स्थान मिला ले लिया। किराए दुगने तिगने हो गए थे और फिर बढ़ते ही गए। खतरानी ने भी अपना घर बार ऊपर की मंजिल में समेटकर दूसरी मंजिल मुखर्जी बाबू को 30 रुपए माहवार पर उठा दी थी। सन 45 के अंत और 46 की जनवरी में कलकत्ता निर्भय हो जाने पर बंगाली लोग लौटने लगे और मुखर्जी बाबू भी लौट गए। केवल को गली में रोककर खतरानी ने कहा, भैया उस टीन की छप्पर के नीचे कैसे गुजर होती है, ऊपर से गर्मी भी आ रही है, चाहो तो मुखर्जी बाबू की जगह आ जाओ, आराम से रह पाओगे। केवल प्रसन्नता से मुखर्जी की जगह चला गया। गली में फिर कोहराम मच गया। पंडितानी ने दरवाजे में खड़े होकर गरीबों के पेट पर लात मारने वालों को भैरव बाबा को सौंपा। खतरानी ने टीन के पिंजरे में फंसाकर लोगों को लूटने वालों की गालियां दी। इतने खसम बसा लिया था, जा रहा है तो इसे आग लग रही है, तेरा खरीदा हुआ गुलाम है क्या? केवल ने गली के लोगों से कायदे की बात कही। उतनी जगह में वह बाल बच्चों को कैसे लाता? अब ढंग की जगह मिली है तो जाकर उन लोगों को ले आएगा। बंगाली लोग तो मलेच होते हैं, मांस मछली खाने वाले। केवल अरोड़ा था और अरोड़ा और खत्री में क्या भेद? प्रकट में केवल चंद खतरानी का किराएदार ही था। भीतर ऊपर की दोनों मंजिलों में अधिक भेद अब न रहा, परंतु सास बहू पर कड़ी निगाह रखती। कभी धमकाती कि मायके भेज दूंगी, फिर कहती कि इसके घर के लोग बड़े वैसे हैं, जो कुछ ले जाएगी सब वहीं रख लेंगे। केवल और बहू को कभी कभी ही एकांत में मुस्कुराने का अवसर मिलता। केवल के लिए यह अरुचिकर परिश्रम सहने का पुरस्कार था। बरसाती में रहते समय केवल चंद घर के लिए कुछ भी रुपया भेज ना सका। उस मास उसने घर से आए दुख भरे पत्र के जवाब में अपनी आधी तनख्वाह भेज दी। होटल वाले को कुछ भी ना दे पाया।
आए मास किराया देने के बजाय खतरानी से 200 और उधार लेकर कर्जे उतारे, कुछ घर भेजा और भला आदमी दिखाई देने के लिए एक सूट भी सिलवा लिया। केवल के 5 मास मौज में कट गए। खतरानी प्रायः सुबह शाम उसे खाने के लिए भी बुला लेती। अरे भैया, बाजार का खाना क्या अच्छा लगता होगा, यहीं खा लो। खतरानी को भी फायदा था कि केवल के राशन कार्ड पर चीजें आधे दामों पर मिल जाती थी। ऋण के लिए उसने केवल को अब परेशान नहीं किया, अलबत्ता कभी याद दिलाती थी, भैया आपकी तनख्वाह हमें दे देना, हमें जरूरत हैगी, तुम जानते हो हिसाब भाई भाई और बाप बेटे में भी ठीक होता है। संध्या समय केवल को असुविधा होती, वह लक्ष्मी से बात करना चाहता और सास अपने भारी भरकम शरीर की आड़ में लक्ष्मी को छिपाकर डांट देती, अरे तू जाकर लेटती क्यों नहीं, पराए मर्द के मुंह लगती है मुंह जली। इस प्रकार 6 मास बीत गए। खतरानी का स्नेह केवल को संकट मालूम होने लगा। सोचता कहीं दूसरी जगह कमरा ले ले। उसे अनुभव होता कि वह बहुत कमजोर होता जा रहा है, परंतु करता क्या, यह उसकी मर्दानगी को चुनौती थी। रात 9-10 बज जाने पर भी यदि खतरानी सोने के लिए ऊपर न चली जाती तो वह घबराने लगता और बाहर छज्जे पर जाकर खड़ा हो जाता और अपनी पुरानी बरसाती को देख देख कर सोचता था, इससे तो वहीं अच्छा था। केवल को छज्जे पर बहुत देर खड़े देखकर खतरानी मुंह में पान भरे धीमे से पुकार बैठती, भैया अब सोओगे नहीं। केवल का जी चाहता कि छज्जे से धोती लटकाकर उतर जाए, जैसे एक बार जान पर खेलकर यहाँ चढ़ाने पर लौटा था। जान पर खेलना अब जाल का जंजाल हो गया था। लक्ष्मी भी अब उसे ऐसे लगने लगी थी जैसे सुंदर चमकीला सांप हो। वह उससे भी कतराता था। दफ्तर जाते और लौटते समय प्रतिदिन सोचता, यदि वह अपने बिस्तर और बक्स के लिए ना लौटे तो क्या है। बिस्तर और बक्स का मूल्य खतरानी के कर्जे से अधिक ना था, परंतु अब गली में उसकी स्थिति दूसरी थी। लोग उसे संदेह और विरोध की दृष्टि से नहीं, परिचय और विश्वास से देखते थे। सलीके से पहने उसके सूट के कारण दफ्तरों के बाबू लोग उससे अपनेपन और समानता का व्यवहार करते थे। यह सब छोड़कर वह कर्जे के डर से भागने का कमीनापन करे, चोर की तरह गली गली छिपता मारा मारा फिरे। उसका शरीर निर्बल और मन उदास होता जा रहा था। कमर में प्रायः दर्द रहता, परंतु वह गली में जम गई अपनी सफेद पोशी की प्रतिष्ठा के बोझ को अब निभाए जा रहा था। तो यह